गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सभी को सेक्शन ए सैंपल पेपर का सेक्शन ए मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ था, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, जो कि आपके सीबीएसई ने जारी किया हुआ है। तो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा सेक्शन बी में, यानी जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या करना है भाई, एक वीडियो में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम सेक्शन वाइज लेके चलेंगे। सेक्शन ए देख लिया हमने, अब सेक्शन बी, अगले वीडियो में आपको सेक्शन सी मिलेगा देखने को। तो जो बच्चे सेक्शन ए नहीं देखे हुए हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर जाके देख लेंगे, क्योंकि 16 नंबर जो है वो आपको वो दिला रहे होंगे। तो अगर एमसीक्यू में आपने अच्छा किया तो आपका बाकी का सेशन जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा जाने वाला है। तो एक बार पहले सभी लोग वीडियो को अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइए हम बात करेंगे सेक्शन बी पर, पूरा एकदम डिटेलिंग में। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको सैंपल पेपर में, वही चीजें मैं लेके चलूंगा। तो जैसे ही आप सेक्शन बी में आओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि दिस सेक्शंस कंटेन 5 क्वेश्चंस। इसमें आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बेटा? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 5 क्वेश्चंस जो होंगे इंटरनल चॉइस होगा, विथ इंटरनल चॉइस, यानी इसमें आपको ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें आप या तो ये कर सकते हो, ठीक है, मतलब और वाला ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, इन वन क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि 5 के पांचों में इंटरनल चॉइस दिया होगा, 5 में से किसी भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, तो वो या तो आप पहला वाला कर लो या तो आप दूसरा वाला कर लो, आपको नंबर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा, अब आपको आ रहा है तो आप लगे पूरी रामायण लिखने, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि कितना नंबर ले रहा होगा आपका? 2 मार्क्स आपको दे रहा होगा, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का। यानी आपने अगर सेक्शन बी आपने सही कर लिया तो यानी 5 into 2 दैट इज 10 मार्क्स जो है आपके, वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। 5 into 2 10 मार्क्स जो है आपके वो 110% कंफर्म हो जाएंगे, जहां से कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो। यानी एमसीक्यू आपने सही कर लिया, 16 नंबर वो और 10 नंबर ये, यानी 26 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, यानी आप सेफ जोन में आ गए हो। 70 आउट ऑफ 26 ले आए हो तो आप सेफ जोन में आ गए हो। यानी अब आपको क्या करना है, बस अपना बेस्ट देना है। तो बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है उसमें ही आपको इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, तो या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर दूसरा वाला और वाला, तो जो आपको आएगा उस समय, ये तो सैंपल पेपर है, वहां पर बोर्ड में भी इसी तरीके से रहेगा, किसी 5 में से किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे, यानी या ये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको चाय पीनी है कि कॉफी पीनी है, आपके पास 2 चॉइस होगा, सुबह चाय और कॉफी में से जो मन करेगा वो आप चूज लेंगे। तो यहां पर पहला 17 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन की सबसे खासियत क्या भाई, दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के। देखो सीबीएसई बोर्ड में ये वाली समस्या, आप इसको समस्या भी कह सकते हो और प्लस पॉइंट भी कह सकते हो। समस्या क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और प्लस पॉइंट क्या है भाई, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो कम कम मार्क्स के होंगे, और कम कम मार्क्स के होंगे तो डिडक्शन में हमारी सुविधा हो जाएगी, यानी डिडक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी एक एक नंबर आधा आधा नंबर ही कट रहा होगा। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन तो आपको बेस्ट होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यहां पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस इज सॉलेबल इन वाटर, नाइट्रोजन गैस जो है वो वाटर सॉलेबल है, ठीक है, एट टेम्परेचर 293 केल्विन, कितने पे? 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KH इज 76.48 किलो बार। हाउ वुड बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी, कैसे मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं होगा। कब? एट द टेम्परेचर अबव द 293 पे, इफ द वैल्यू ऑफ KH राइज टू 88.8 किलो बार।
ठीक है, 293 केल्विन पर अगर KH का जो वैल्यू है वो राइज कर जा रहा है 88.8 किलो बार पे, तो जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर आप जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आप इस क्वेश्चन में लिखोगे क्या, द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, द वैल्यू ऑफ nitrogen is increased sorry increased because of we know that solubility is directly proportional to KH। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, KH यानी हेनरी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ रही थी तो बढ़ेगी, तो भाई KH बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की क्या होगी, हेनरी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर आपको बताना था बस कि इंक्रीज, डिक्रीज या सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा सर इंक्रीज करेगा। अगर रीजन भी आप लिखना चाहते हो तो इस चीज को डिफाइन कर दोगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी कांस्टेंट की, तो हेनरी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहां पर आपका पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है आपका यहां पर, क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 61.2 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। आर मिक्स टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप, मिक्स करके एक एजियोट्रॉप बनाया जा रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज 0.339। predict whether the boiling point of the azeotrope formed will be पहला 60 डिग्री, 64.5 डिग्री, 54 डिग्री। ठीक है, डिफाइंड योर आंसर विथ रीजन, अपने आंसर को रीजन के साथ डिफाइन करना है, कि क्या रीजन आएगा कि ये आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहां पर एकदम सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए। ठीक है, यहां देखो क्या दिया है, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने पर एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है और उसमें एसीटोन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.339 और कह रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप कितना होगा, पहला 60, 64.5 या 54 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर दो चीजें हैं आपको, तो पहला तो बोला है कि देखो दो चीजें दी हुई हैं, आपको पूछा है कि 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 64.5 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 64.5, 60 और 54, या फिर कितना होगा 54 डिग्री सेल्सियस होगा। तो पहला तो ये कि इन तीनों में से कौन सा आंसर है, कितना होगा और ऐसा क्यों होगा, जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर होगा तो क्यों होगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहां पर पहली चीज याद रख लीजिएगा कि यहां पर कौन सा होगा, जब आप इसका आंसर लिख रहे होगे, इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे तो याद रखिएगा आपको क्या लिखना है भाई, क्या क्या चीजें थी, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप लिखोगे मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन
फॉर्म या फॉर्म की जगह यहां आप कर लो शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law that's why it show max boiling azeotrope and as we know that for max boiling azeotropic mixture, the boiling point of the solution is higher. ऑल्सो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या चीज, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगा। यानी यहां पर जो आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है वो आप कितना बताओगे, बॉइलिंग पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, 64.5। कितना हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा। देखो यहां क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताना वही है कि कितना होगा, 64.5 होगा। लेकिन साथ ही साथ बोला है डिफाइन योर आंसर विथ रीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलके कैसा बनाएंगे भाई, निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और निगेटिव डेविएशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का मैक्सिमम एजेट्रोपिक मिक्सचर बनता है। और वो जो मैक्सिमम एजेट्रोपिक मिक्सचर होता है उसमें हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दोनों ही, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो ये 61.2 था, ये 56 था, तो 56 से ज्यादा 60 वाला ले सकते थे, लेकिन 61 से कम हो जाता है, तो इसलिए 64.5। यहां पे आंसर कौन सा आपका होगा, 64.5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो ये दोनों करते या फिर आपको ये दो क्वेश्चन करने थे। ये दो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट, यानी लूज इट्स फिज फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। ठीक है, श्रीनगर और दिल्ली में कंपेयर किया गया तो देख रहे हैं कि श्रीनगर में जल्दी कहां से, दिल्ली के कंपेयर में। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या ऐसा होगा, तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वाई या वाई नॉट। तो याद रखिएगा एट हाइयर एल्टीट्यूड, जैसा कि हम जानते हैं एट हाइयर एल्टीट्यूड दैट इज श्रीनगर की बात कर रहे हैं, श्रीनगर की द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एट हाइयर एल्टीट्यूड यानी दैट इज इन श्रीनगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। ये हम जानते हैं ओवर दी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका प्रेशर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। therefore the carbon dioxide dissolved in the water will be the lesser at Srinagar, making the soda go flat fast। तो यानी ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि श्रीनगर जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसकी वजह से यहां पर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोडा जो है वो आसानी से फ्लैट हो जाएगा, आसानी से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी।
एक नंबर यहां पर है। दूसरा क्या है, हाउ डज शुगर, जो चीनी है आपका, हाउ डज शुगर इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे इंक्रीज करता है किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ को, उसकी लाइफ को कैसे इंक्रीज करता है। तो याद रखिएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट्स बाय द एडिंग शुगर या सॉल्ट, शुगर का भी यूज करते हैं और सॉल्ट का भी यूज करते हैं, याद रखिएगा। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन, किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरियल एक्शन के अगेंस्ट काम करता है थ्रू ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, अ बैक्टीरियम ऑन कैन फ्रूट लूज वाटर सर्वाइव एंड डाइज। तो याद रखना है, देखो बेटा ये दो क्वेश्चन थे, एक तो ये जो कि आपने एज अ स्टेटमेंट वाइज एज अ कॉन्सेप्ट वाइज पूरा आपने पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से और बढ़िया से कर लोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, माइंड लेवल वाला क्वेश्चन दिया था, जहां पे आपको अपना दिमाग दौड़ाना था और कहानी से खोज के क्वेश्चन बनाने थे, आंसर बनाना था यहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती है आपको, लेकिन आप प्रिफर किसको करोगे, पहले इन क्वेश्चंस को करोगे। क्यों? क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सारे टॉपिक आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ रखे हैं, तो वहां से ये चीज आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डील कर लोगे और ये 2 नंबर आप अपना गेन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सैंपल पेपर में वो दिया हुआ है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यानी ये आपका कहां का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कि KCr H2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस H2O, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, नाम लिखा, 1 नंबर कंफर्म हो गया। पहले भाई वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो पहले एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसका आंसर जब आप लिखोगे तो याद रखो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं सारे चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं लेके आऊंगा, तो वहां से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो, फिर से रिवीजन कर सकते हो और अपनी चीजों को आराम से तैयार कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, तो पोटेशियम दिया हुआ है तो सबसे पहले तो नाम हो जाएगा किसका, पोटेशियम। पोटेशियम स्पेस देंगे, डाई एक्वा, डाई ऑक्सिलेटो, क्रोमेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकालेंगे तो कितना आएगा 3, क्रोमेट, 3rd हाइड्रेट। इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3rd हाइड्रेट। सर ये 3rd कहां से आया, तो 3rd के लिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो और जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो CO4 पे -2 का चार्ज होता है। देखो पोटेशियम पे आप जानते हो +1, क्रोमियम का निकालना है तो इसको हम X कंसीडर करेंगे, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है तो ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है और कितने हैं भाई 2 हैं, तो 2 2 -4 हो जाएगा और -4 + 1 मिलके -3 और -3 को इक्वल के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +3, तो इसलिए यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +3 आता है, कितना आता है +3। जैसे ही नाम लिखा आपका 1 नंबर पूरी तरीके से यहां पर कंफर्म हो जाएगा। तो आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स रहता है, तो आता ही आता है, तो इस चीज को आप बढ़िया से अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है नेम द मेटल। अब देखो जो बायो वाले बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता देंगे, बाकी केमिस्ट्री तो है ही, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस टॉपिक में पढ़े रहेंगे, कर सकते हो आराम से, कि नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 में कौन से मेटल पाए जाते हैं, 1st और 2nd। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको आएगा तो एक बार थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है और विटामिन
B12 में क्या पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, कहां ये पाए जाते हैं वो नहीं लिखना है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में, किसमें, पहला हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, आयरन पाया जाता है। और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आयरन और विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये सेल आपको दिया हुआ है और इस सेल के अकॉर्डिंग आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑब्जर्व दिस फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला तो है रिप्रेजेंट द सेल शोज इन द फिगर, जो फिगर दिख रहा है उसमें सेल को रिप्रेजेंट कर देना है। दूसरा नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा कैरियर्स काम कर रहा है। और तीसरा राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये आपको लिखना। बहुत ही सिंपल सा काम है, आप यहां पर इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शंस, ये आपका कौन सा है भाई, गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। इस गैल्वेनिक सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डायग्राम को रिप्रेजेंट दिस सेल, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहला जो रिप्रेजेंट करने की बात हुई है, तो रिप्रेजेंट करना है अगर, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से y2 प्लस, देखो ये सॉलिड फॉर्म में और ये आपका एक्वस फॉर्म में, ये आपका एक्वस फॉर्म में, और ये बीच में आप सॉल्ट ब्रिज दिखाते हो, ये बात आपको मालूम ही है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद x माइनस जो कि एक्वास फॉर्म में होगा, और x जो कि सॉलिड फॉर्म में, जो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर है, ये x पे ये प्लस, ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस, हैलोजन नहीं है तो इसलिए यहां प्लस होगा पहला। दूसरा इसी में क्या बोला हुआ है, दूसरा इसी में क्या बोला था भाई, दूसरा क्या पता करना है हमको, यहां पे नेम दी कैरियर्स ऑफ दी करंट इन दी सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज में आप जानते हो कि करंट कैरियर्स कौन से होते हैं, तो आयंस होते हैं। तो आप यहां पे लिख लोगे क्या, सेकंड में बस आंसर आपका हो जाएगा, आयंस आर दी कैरियर इन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, कौन होगा यहां पे, सॉल्ट ब्रिज में जो पूछा हुआ है कि करंट कैरियर्स कौन होंगे, तो करंट कैरियर्स कौन होंगे, तो यहां पे इस सॉल्ट ब्रिज में आपका जो करंट कैरियर्स होता है वो कौन होता है बेटा, आयंस होता है। कौन सा होता है, आयंस होता है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दी एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एनोड y से Y2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। Y2 प्लस में कन्वर्ट होगा कब, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। तो ये करोगे हाफ हाफ और 1 मार्क्स, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है हाफ हाफ और 1 मार्क्स, टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इन 3 को करने पर। और इसी में फॉर विजुअल चैलेंज, ठीक है, आपके विजुअल चैलेंज के लिए यहां पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेड एज Mg, Mg2 प्लस Ag प्लस और Ag। तो क्वेश्चन है ए आइडेंटिफाई दी कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड। तो पहले में आपका पूछा है कि कैथोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। तो कैथोड और एनोड कौन है भाई, तो आप जान रहे हो यहां पे कैथोड आपका होगा सिल्वर और एनोड कौन होगा, मैग्नीशियम।
सिंपल सा याद रखिएगा, कैथोड कौन होगा, सिल्वर, और एनोड कौन होगा, मैग्नीशियम। सर कैसे पता, तो आप जानते हो कि सॉल्ट ब्रिज के ये जो लेफ्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, और राइट में हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। राइट में हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है। तो राइट में आपका कैथोड और लेफ्ट में आपका क्या, एनोड। अच्छा, दूसरा, राइट द ओवरऑल रिएक्शन, इसके ओवरऑल रिएक्शन को करना है। तो बी वाला देखिए, जब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आपको क्या दिख रहा है, देखो Mg था, Mg किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, Mg2+ में। कब, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, Mg2+ में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और यहां क्या था, Ag+ था जिसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag में। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहां हो गया 2, और यहां हो गया 2। अब बराबर हो गया, अब इसी को ऐड कर दोगे, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, यानी Mg प्लस 2Ag प्लस आफ्टर रिएक्शन Mg2 प्लस 2Ag। ये आपका इसका ओवरऑल रिएक्शन है, इसका इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप ये इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, और ये आपका आपके माइंड को चैलेंजर्स के लिए, आपके लिए कि अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए ये आपका क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आराम से इसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर प्रोडक्ट लिखना है इन ईच केस, एनी 2, कोई भी 2 करोगे आपको नंबर मिलेगा, लेकिन मैं यहां तीनों करके आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड के साथ आपने पढ़ा हुआ है 2 बनेगा, कौन कौन सा, यहां पे बेटा 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, तो यहां बनेगा आपका CH3 CH2 Cn, और दूसरा आपका बनेगा CH3 CH2 Nc। यानी एक साइनाइड बनता है और एक आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड बनेगा। मेजर कौन होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आपको बताया गया है। मेजर कौन सा होगा सर, ये आपका साइनाइड वाला मेजर, और ये आपका माइनर हो जाएगा, ठीक है। आइसोसाइनाइड आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आ जाओ, तो यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 CH2 CH CH3 Br, और दूसरा आपका बनेगा CH3 CH2 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 Br। यहां मेजर और माइनर की बात करेंगे तो भाई मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और ये जो होगा आपका ये मेजर और ये आपका माइनर, ये आपका माइनर। दोनों का नाम आपको, दोनों का IUPAC नेम आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों का IUPAC नेम क्या होगा। तो यहां पर मेजर और माइनर की बात किया था, दोनों बताना है तो 2 कर लिया, नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं। यहां पर अगला जो है, जब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, तो भाई इसको देखो मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले रहा हूं। ये है CH3C CH3 CH CH Cl CH3। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हो तो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। और उस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, ये हेलोजन
बीटा वाले हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन बीटा वाले हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है, यानी दो प्रोडक्ट यहां बनेंगे, एक CH3 डबल बॉन्ड। देखो एक बार ये इस वाले को लेके निकला, क्यों? क्योंकि देखो बीटा यहां पर, ये अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो दोनों में से निकलेगा लेके बेटा, तो यहां वाले से निकलेगा, तो ये आपका बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, एक तो ये बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा सर CH3H, इधर डबल बॉन्ड CH2 यहां भी मेजर और माइनर का वही सेम फंडा, ये आपका पहला वाला मेजर और ये आपका माइनर होगा, ये आपका क्या होगा? माइनर होगा। तो कौन मेजर है कौन माइनर है वो आपको मेंशन करना है, वो बताना है। कोई भी दो करोगे आपको नंबर मिल जाएगा, कितना? 2 का 2 पूरा। क्लियर है? यहां पर आप याद रखिएगा कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जहां पर कोई भी डाउट होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में मैं आपको उसको क्लियर करा दूंगा, आपका जो भी डाउट जो भी क्लियर नहीं होगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म बाय इट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, ये हमको मिल जाता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन। कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो और उसका पोजीशन बताना है। दूसरा, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको यहां पे एक केमिकल रिएक्शन भी बता देना है, ठीक है, 1 नंबर में। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पर देखो कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज। तो यहां पर आपको इतना ना सोचने और समझने की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको जैसे ही बोल रहा है, कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाँ होता है। अच्छा, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये आपको अपने आप मालूम होना चाहिए। सर कौन सा होता है? एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो आप लिखोगे कि सर एल्डिहाइड होता है। कहां पर होता है? पहले कार्बन पर होता है। एल्डिहाइड होता है कहां पर होता है? पहले कार्बन पे होता है। सिंपल सा, यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखो यहां पर द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा? कहां पर होता है? C1 एटम, यानी C1 मतलब पहले कार्बन पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज इन 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, that is gluconic acid with COH group at the C1 atom in the reaction with mild oxidizing agent like bromine water. ठीक है, this indicate that carbonyl group is present as an aldehydic group. तो ये रिएक्शन आप करके दिखाओगे कि किस तरीके से यहां पर रिएक्शन होता है। तो उसके लिए आप यहां पर देखो, आपने ग्लूकोज ले लिया, आपने क्या ले लिया? ग्लूकोज। कई तरीके हैं, आप किसी से भी दिखा दोगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज CH डबल बॉन्ड O CH2OH 4 times, CHOH 4 times CH2OH। वो सीबीएसई के साइड वाला आंसर था, तो पहले उसको भी समझाते हैं, फिर बाकी आपको अपने तरीके से भी समझा देते हैं। आप कोई भी रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो कि हाँ सर ये प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओगे, किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ कराओगे? ब्रोमीन वाटर, यानी Br2 वाटर।
ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर आपका क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहां पर आपका बन जाएगा COH OH एक मिनट ये आपका इस तरीके से, इसको ऐसे कर लो, सिंपल सा लिख लो, C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका CHOH 4 बार और CH2OH, ये इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो यानी ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड में। तो ये भी आप दिखा दोगे कि ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन के थ्रू भी हो जाएगा, या फिर और भी रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे उनके मदद से भी आप बता सकते हो। जैसे आपको ये रटना नहीं है, आपको याद रखना है कि अच्छा ये हो गया आपका CHOH, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन आप कराओगे, मैं दूसरा रिएक्शन बता रहा हूं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो ये साइनोहाइड्रीन बना लेता है। क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रीन बना लेता है। यानी यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो COH, ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाएगा। कैसे रिएक्शन हो रहा है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। देखो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो इसके ऊपर लोन पेयर माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा। इसमें आप जानते हो कि इस पे प्लस और इस पे माइनस होता है, तो ये माइनस वाला इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ये माइनस वाला इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और ये प्लस वाला इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो बनेगा क्या, अटैक करेगा तो बनेगा क्या, देखो OH है ही, H रहेगा ही, यहां पर CN लगा देंगे, ठीक है। ये CHOH कितनी बार, 4 टाइम्स, और ये आपका CH2OH। इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो जैसा कि आपको यहां क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कौन सा ग्रुप, तो ग्लूकोज का नाम सुनते ही आपको पता हो जाना चाहिए था कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कहां होता है, पहले कार्बन पे होता है। ये लिखा, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये CBSE ने जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है, तो ये वो है। बाकी इसको इतना लिखने की जगह आप यहां पर सीधे क्या करोगे, ये दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप यहां पर मेंशन कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 नंबर। 1 नंबर मिलेगा, वो आधा नंबर यहां मिल जाएगा, आधा नंबर ये बताने पर कि एल्डिहाइड है और कार्बन फर्स्ट पे है, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा रिएक्शन पे। क्लियर है, चलो। तो ये रह गई बात हमारी सेक्शन बी की। बाकी सेक्शन सी को अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, जो कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 26 नंबर यानी 26 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।